प्रिय छात्र छात्राओं, आपका एमए उत्तरार्ध की कक्षा में स्वागत है। आज हम कुछ प्रमुख निबंधों के भेद में से वर्णनात्मक निबंधों पर चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि इन निबंधों की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो इसके अंतर्गत बहुत सी विशेषताएं वर्णनात्मक निबंधों में होती है। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि वर्णन जिन निबंधों में बहुत अधिक होता है ऐसे निबंध वर्णनात्मक निबंध होते हैं। ये तो एक सामान्य बात थी। अब ये कि वर्णन बहुत अधिक होता है तो उसमें और कौन कौन सी खासियत पैदा हो जाती है, विशेषताएं पैदा हो जाती है, उनके बारे में हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। पहली जो बात जिसको हम परिभाषा के रूप में भी जान सकते हैं, विशेष पहचान के रूप में भी जान सकते हैं, वो है कि किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ, दृश्य अथवा मौलिक या भौतिक उपकरण का परिचयात्मक विवरण जिन निबंधों में मिलता है वो निबंध क्या कहलाते हैं? वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। अब इसको दूसरी विशेषता के रूप में देखेंगे तो ये विशेषता क्या हो जाएगी? वर्णनात्मक निबंधों में किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ, दृश्य अथवा भौतिक उपकरण का परिचयात्मक विवरण दिया जाता है या वर्णन होता है। तो पहली विशेषता तो ये हो गई कि चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई दृश्य हो अथवा किसी भौतिक पदार्थ या भौतिक उपकरण का वर्णन हो, ये सब जिस निबंध में मिलेंगे ऐसे निबंध वर्णनात्मक निबंध होते हैं। और वर्णनात्मक निबंधों की ये एक विशेषता भी होती है। दूसरी जो बात आती है, आप स्क्रीन पे भी साथ साथ देखते रहिए ऊपर, इन निबंधों में चूंकि वस्तु, स्थान, पदार्थ इत्यादि का बहुत अधिक वर्णन होता है तो इनमें घटना अर्थात जो घटना घटी है उस पर उतना अधिक बल नहीं दिया जाता जितना कि किसी दृश्य या किसी परिस्थिति के वर्णन पर होता है। घटना घटी तो ध्यान घटना पे होना चाहिए, लेकिन इस तरह के निबंधों में क्या होता है कि ध्यान उस घटना पर न होकर के उस ध्यान जो होगा उस समय की जो दृश्य है, उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों की तरफ ये ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि ये बातें होती है इन निबंधों में। कैसे निबंधों में? वर्णनात्मक निबंधों में, कि इन पर घटनाक्रम पर उतना अधिक बल नहीं दिया जाता जितना कि दृश्य या परिस्थिति के वर्णन पर होता है। तीसरी जो खासियत इस प्रकार के निबंधों में होती है वो है वर्णनात्मक निबंधों में प्रायः वर्तमान काल का सा वर्णन मिलता है। क्योंकि ये घटनाक्रम का वर्णन कर रहे हैं, वहाँ की परिस्थितियों का वर्णन कर रहे हैं, वहाँ के दृश्य का वर्णन इन निबंधों में होता है, तो निश्चित तौर पर ऐसे वर्णनात्मक निबंधों में कौन से प्रकार का वर्णन मिलेगा? वर्णन कब होता है? हमेशा वर्तमान काल का सा होता है, जैसे कि हम वहाँ उपस्थित हों। होता पूर्व काल का है, लेकिन वर्णन इस तरह से किया जाता है जैसे उस समय लेखक वहाँ उपस्थित रहा हो। तो ये वर्णन इस तरह का होता है जैसे कि वर्णन वर्तमान काल का ही किया जा रहा हो। तो इस तरह से एक तीसरी खासियत होती है। हम इनको यदि लगातार लिखें तो ऐसे कर सकते हैं कि इन सबको बिंदुवार न लेकर के हम सीधे भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। यहाँ मैं बिंदुवार आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि बिंदुवार लिखने से आपको याद करने में, पढ़ने में, समझने में आसानी हो जाएगी। फिर चौथी जो बात है वो इनके नाम से ही सिद्ध होती है कि ये निबंध वर्णन प्रधान होते हैं। इन निबंधों में वर्णन की प्रधानता होती है। इनमें व्यंग्य या अन्य कोई जो शैली होती है उसका, या समाज शैली होती है उसका कोई स्थान नहीं होता। इनमें वर्णन ही मुख्य होता है। किसी भी विषय का, वस्तु का, घटना का वर्णन करने की जो प्रवृत्ति होती है वो इन निबंधों में प्रधानता लिए हुए होती है। अन्य सारी भी जो प्रवृत्तियां हैं वो इन निबंधों में
इन वर्णन के पीछे चली जाती है। पांचवी जो विशेषता इनमें मिलती है वो है इन निबंधों में अधिकतर व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। कौन सी शैली? व्यास शैली। तो व्यास शैली का प्रयोग हम पहले भी जान चुके हैं कि किस तरह का होता है। जहाँ विस्तार से किसी विषय वस्तु का वर्णन किया जाए, किसी घटनाक्रम का वर्णन किया जाए या किसी भी बात का वर्णन किया जाए तो वह व्यास शैली होती है, समझा करके, न कि संक्षेप में किसी बात को कहा जाए। तो इन निबंधों में चूंकि वर्णनात्मक निबंध है तो शैली जो होगी इनमें व्यास शैली ही होगी, और वर्णन जहाँ किया जाएगा वहाँ आप समझ लीजिए कि शैली जो होगी वो व्यास शैली ही होगी। दो तीन शैलियाँ मिलकर के भी हो सकता है, तो वहाँ व्यास शैली आपको अवश्य ही मिलेगी। फिर जो बात आती है इन निबंधों में वो है इनका आरंभिक दौर। हिंदी के जो निबंध थे उनका जो आरंभिक दौर था, उस दौर में इस प्रकार के निबंध अधिक लिखे गए, क्योंकि वो प्रारंभिक समय था और निबंध लिखने की और कोई नई शैलियाँ उस समय चलन में नहीं थी। तो कौन सी शैली प्रयोग में लेंगे? जो पहले से चली आई थी, जैसे कहानियाँ कहने में, उपन्यास कहने में, काव्य महाकाव्य लिखने में जिस तरह की शैलियों का प्रयोग होता था, वही शैलियाँ जो है यहाँ भी प्रयुक्त की जाने लगी थी। क्यों? कि पाश्चात्य के पूरे संपर्क में आए थे नहीं थे। हमारे यहाँ नई शैली उस समय तक प्रारंभ नहीं हुई थी, नई शैलियाँ। तो प्रारंभिक दौर में निबंध विवरणात्मक प्रकार के ही हमको अधिक मिलते हैं। सातवीं जो बात है, विशेषता है, वो है कि इन निबंधों में, अर्थात वर्णनात्मक निबंधों में कल्पना का संस्पर्श अधिक होता है। कल्पना का संस्पर्श इनमें बहुत ज़्यादा होता है। उसका परिणाम क्या होता है? इनमें कल्पना अधिक होने से चिंतन का स्तर थोड़ा हल्का हो जाता है। ऐसा नहीं है कि चिंतन गायब ही है, चिंतन तो होता ही होता है। बिना चिंतन के मेरा तो ये मानना है कि साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता, लेकिन कल्पना इसमें ऊंचाई पर चली जाती है और चिंतन इसमें थोड़ा हल्का या नीचे स्तर का रह जाता है। हम जानते हैं कि जहाँ कल्पना का अधिक प्रयोग होगा, कल्पना का संस्पर्श जहाँ अधिक होगा, वहाँ मस्तिष्क अर्थात चिंतन का प्रयोग कम होगा। यदि चिंतन का होगा तो कल्पना शक्ति, क्योंकि चिंतन हमेशा तर्क वितर्क करता है, और जहाँ तर्क वितर्क होता है वहाँ कल्पना की उड़ान पर रोक लगती है। ठीक, अब हम लेते हैं अगला बिंदु। ऐसे निबंधों में जब निबंधकार अपना लेख लिखता है, निबंध लिखता है, तो निबंधकार की मनोवृत्ति कैसी रहती है वो विशेषता है। हम जानते हैं कि निबंध लिखते समय निबंधकार की मनोवृत्ति बहुत अधिक मायने रखती है। तो ऐसे निबंधों में निबंधकार की मनोवृत्ति आंतरिक सौंदर्य और जो है व्यापारों पर नहीं रहती। कहाँ रहती है? ऐसे निबंधकारों की मनोवृत्ति संसार के बाहरी सौंदर्य और व्यापारों में ही रमी रहती है। उनका ध्यान भीतरी विचारों पर नहीं जाएगा, बहुत गहराई में भावनाओं पर भी नहीं जाएगा। सिर्फ ऊपर ऊपर का जो सौंदर्य है, बाहरी जो सौंदर्य है, बाहरी जो कार्य व्यापार हैं, घटनाक्रम जैसे हुआ, उन पर ही इनका ध्यान लगा रहता है। उनकी तरफ ही वो अपने पाठकों को खींचना चाहते हैं। इसके बाद नवा जो विशेषता आती है, नवी जो बात आती है कि ऐसे निबंध मूलतः यहाँ थोड़ा लिखने में गलती हो गई है, तो उसको आप ध्यान मत कीजिएगा। सूक्ष्म है ये, न कि शुक्ल है। इन निबंधों में स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार का वर्णन मिलता है। ये वर्णनात्मक निबंध होते हैं, तो किसी भी घटना का सूक्ष्म वर्णन भी मिलता है और घटनाओं का स्थूल वर्णन भी मिलता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब वर्णनात्मक निबंध होते हैं तो उसमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों तरह के वर्णन पाए जाते हैं। अब
अगला जो बिंदु है वो है ऐसे निबंधों का स्वरूप स्थूल से सूक्ष्म होता जाता है। हमने ये देखा कि ऐसे निबंधों में, विवरणात्मक निबंधों में, वर्णनात्मक निबंधों में बाहरी रूप रंग पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे निबंधों में उसका स्वरूप प्रारंभ स्थूल से होता है, लेकिन धीरे धीरे उनका जो वर्णन होता है वो सूक्ष्मता की तरफ चलता जाता है, अर्थात गहरी बातें भी उनमें बीच नीचे अंत में जाते जाते कही जाती है। एक दूसरा जब विकास क्रम की तरफ चलते हैं तो ऐसे निबंध जब शुरू हुए तो प्रारंभ में इनका स्वरूप स्थूलता अर्थात सिर्फ बाहरी घटनाक्रम पर ही ध्यान दिया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे घटनाक्रम के साथ साथ उनके कारणों पर भी विवेचना सूक्ष्मतापूर्वक की जाने लगी। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे निबंध जो प्रारंभ में स्वरूप स्थूल हुआ करता था, वो रूप धीरे धीरे उनका स्वरूप सूक्ष्म होता जाता है। चलिए अब 11वां जो बिंदु बचा है वो है कि इन निबंधों में स्थान और देश इत्यादि का क्या महत्व होता है। अब देखिए, जहाँ स्थूलता होगी, बाहरी वर्णन को अधिक ध्यान दिया जाएगा, तो आप सोचिए कि कहाँ ज़्यादा ध्यान जाएगा। तो ऐसे निबंधों में कि ये घटना कहाँ घटित हुई वो महत्व रखता है, किस देश में हुई वो महत्व रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन निबंधों में स्थान, देश आदि आदि महत्व रखते हैं। तो इस प्रकार से वर्णनात्मक निबंधों का हमने जो यहाँ अध्ययन किया, उसमें इन निबंधों की विशेषताओं को जाना। और इन विशेषताओं आप कह सकते हैं वर्णनात्मक है तो किसी वस्तु, स्थान, पदार्थ इत्यादि का विवरण रहता है, परिचयात्मक विवरण रहता है, गहराई नहीं होती बल्कि परिचयात्मक विवरण रहता है। और ऐसी घटनाएं, परिस्थितियों जो है उन पर जो है घटनाओं पर अधिक बल न दे करके और उस दृश्य और परिस्थिति पर अधिक बल दिया जाता है। ये वर्णन प्रधान तो होते ही हैं, हम सब जानते हैं, और इनका वर्णन वर्तमान काल की तरह किया जाता है। और शैली वर्णन की है तो निश्चित तौर पर व्यास शैली का अधिक प्रयोग मिलता है। कल्पना का संस्पर्श भी इस दौर में आपको खूब मिलेगा, इस प्रकार के निबंधों में खूब मिलता है। इसी कारण कल्पना के संस्पर्श के कारण ही जो बाहरी निबंधकार की मनोवृत्ति है या निबंधकार की जो बाहरी मनोवृत्ति है वो बाहरी सौंदर्य में और उसके कार्य व्यापारों में ही उलझी रहती है। और निबंध का स्वरूप स्थूल ही रहता है, लेकिन यदि थोड़ा बहुत फर्क आता है तो यह स्थूल से सूक्ष्म की तरफ धीरे धीरे विकास क्रम में आगे बढ़ता है। और ऐसे निबंधों में ये निबंध ये घटनाक्रम किस स्थान पे हुआ है, किस देश में हुआ है, इस पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है और बहुत अधिक महत्व भी रखा जाता है। तो अब आप एक प्रश्न करिएगा कि वर्णनात्मक निबंध किसे कहते हैं। वर्णनात्मक निबंधों की विशेषताएं बताइए। इसके बाद आगे हम विवरणात्मक निबंध और ललित निबंध इन दो पर चर्चा करेंगे, और तत्पश्चात हम ललित निबंध जो कि हमारे पाठ्यक्रम में मूलतः है उस पर चर्चा शुरू कर देंगे कि ललित निबंध क्या होते हैं, उनकी परिभाषा कैसी है, उनका स्वरूप कैसा है, और कुछ ललित निबंध भी हम पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं। जो निबंध हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनका अध्ययन भी हम करेंगे। यदि उस पाठ्यक्रम में हमको ये निबंध मिलते हैं तो वैसा अध्ययन हम करेंगे। इसी के साथ आज का ये जो अपना संवाद है वो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ, और धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने जीवन को अच्छी तरह से गुजार रहे होंगे। और मैं ये अपेक्षा भी करूँगा और ये सद्भावना भी रखूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, घर पर पढ़ें। ये नहीं हो कि घर पे बैठे हैं तो आपके लापरवाही हो जाए। एमए के विद्यार्थी खास तौर से ध्यान दें, क्योंकि एमए वो स्थान है आपका जीवन का जहाँ से आपके आगे बढ़ने के रास्ते खुलते हैं।
यदि आपने यहाँ आलस्य कर लिया या ध्यान नहीं दिया तो आप निश्चित रूप से ये जो है